जमीन पर कब्जा है, नहीं बना है कोई कागज, ऐसे में क्या करें? एडवाइज पोजीशन। पुश्तैनी ज़मीन और मकान वाले जान ले कि सुप्रीम कोर्ट का क्या महत्वपूर्ण फैसला है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और मैं विस्तार से बताऊंगा कि अगर आपके पास अपनी कोई पुश्तैनी ज़मीन है और उसके ऊपर आपने मकान बना लिया है तो क्या आपको किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि ज़मीन पर आपका कब्जा तो है लेकिन नहीं बना है कोई कागज़, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। क्योंकि जब भी ज़मीन के कागज़ को लेकर आप बैंक या वगैरह कहीं पर भी जाते हैं तो पता चलता है कि उस ज़मीन के आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, और जब आपके पास उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है तो आपको बैंक से आवास यानी मकान के ऊपर लोन भी नहीं मिल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी YouTube चैनल के ऊपर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहता हूँ और आप लोगों का बहुत सारा मुझे प्यार भी मिलता है। लेकिन मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ कि वो कुछ भी झूठ बोल देते हैं। मैं केवल टॉपिक पर ही बात करता हूँ और वो बात करता हूँ जो आने वाले भविष्य में आपके सामने बिल्कुल 100% आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। आपकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है और ज़मीन पर मकान वाले ये जान ले कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर महत्वपूर्ण फैसला आया है। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन वीडियो को आप विस्तार से पहले समझ लें, क्योंकि समझना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप बिना समझे वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें लिखने से पहले। आजकल प्रॉपर्टी में मालिकाना हक को लेकर मामले बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आप कहीं भी अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टी के मामले को लेकर कहीं भी मालिकाना हक को लेकर इस प्रकार के मामले न्यायालयों के अंदर भरमार है। अगर आपके पास भी पुश्तैनी ज़मीन या खुद का मकान है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो इस वीडियो के अंदर आज मैं देने जा रहा हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुश्तैनी ज़मीन को और मालिकाना हक को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया है। अब आइए मैं आपको बताता हूं वह फैसला किस प्रकार का है। यानी कि सर्वोच्च अदालत ने इसमें कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज हुआ हो या नहीं, इसके आपको मालिकाना हक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। यानी कि आपका अगर दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है और आपकी वो बाप दादा इलाही से चली आ रही है, उसके ऊपर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और उस संपत्ति पर मालिकाना हक यानी कि प्रॉपर्टी ओनर का फैसला सक्षम यानी सिविल कोर्ट की ओर से तय होगा और उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति है एम शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री उस व्यक्ति को संपत्ति का हक मिल जाता है जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी कि अगर पहले से आपके बाप दादा का नाम उस रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है तो उसी से ही आपको, मान लीजिए वो आपके पिताजी थे या आपके दादाजी थे, तो उसी के आधार पर ही आपको मालिकाना हक यानी मिल सकता है। और बेंच ने यह भी कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड या फिर जमाबंदी में एंट्री का कोई वित्तीय उद्देश्य होता है, जैसे भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू का भुगतान, ऐसी एंट्री के आधार पर संपत्ति का कोई भी मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। यानी कि इस प्रकार से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आपके बाप दादा के नाम पर है और आगे चलकर वो आपके नाम पर नहीं है,
तो आपके बाप दादा के नाम जो प्रॉपर्टी है उसी नाम से आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाएगा, भले ही आपके पास उसके कोई कागज़ हैं या नहीं हैं। अगर आपको उसके कागज़ बनवाने तो फिर आपको उस ज़मीन के ऊपर अपने भाई या किसी को उसकी रजिस्ट्री करनी होगी मालिकाना हक के आधार पर, और इस प्रकार से फिर आप उस प्रॉपर्टी के कागज़ यानी कि बनवा सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब प्रॉपर्टी का हस्तांतरण, यानी कि जो Housing.com यानी कि CFO विकास यानी कि बधावन का कहना है कि किसी भी संपत्ति या उसकी ज़मीन का म्यूटेशन यानी कि लैंड म्यूटेशन दिखाता है कि एक संपत्ति को एक व्यक्ति से किसी दूसरे को हस्तांतरित किया गया है। ये करदाताओं की जिम्मेदारी तय करने में भी अधिकारियों की मदद करता है और इसके किसी भी मालिकाना हक यानी कि प्रॉपर्टी ओनर नहीं मिलता। हालांकि जो दाखिल खारिज के नाम पर लोकप्रिय एक प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग है, दाखिल खारिज एक बार में पूरा होने का काम नहीं है, इस समय समय पर अपडेट करने की इसे आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कह रहा है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर नज़र रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है अगर आपकी कोई इस प्रकार की पुश्तैनी यानी संपत्ति होती है। अब जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस बात की ओर से इशारा करता है कि किसी भी तरह का विवाद होने से पहले व्यक्ति को म्यूटेशन के नाम भी बदल लेना चाहिए। इस फैसले पर उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने म्यूटेशन में तुरंत अपना नाम नहीं बदला है, लेकिन यह उचित नहीं है कि इससे संपत्ति की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट में समय लग सकता है। पैतृक संपत्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है 2024 के अंदर। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति से जुड़े एक अन्य मामले में 54 साल पहले दायर एक याचिका में यानी खारिज करते हुए कहा है कि पारिवारिक कर्ज चुकाने या कानूनी ज़रूरतों के लिए यदि परिवार का कर्ता यानी जो मुखिया होता है परिवार का उसे संपत्ति अगर वो संपत्ति बेच देता है तो पुत्र या फिर अन्य हिस्सेदार उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर किसी संपत्ति का कोई मालिक कर्ता यानी कि वो मुखिया है परिवार का और वो उस भूमि को बेच देता है तो इस पर किसी प्रकार का उसका पुत्र या फिर कोई हिस्सेदार उसे कोर्ट में चुनौती बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार से सिद्ध हो गया है कि पिता ने कानूनी ज़रूरतों के लिए संपत्ति बेची है तो हिस्सेदार इसे अदालत में चुनौती बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मान लीजिए कि एक परिवार का कोई मुखिया है और घर के अंदर इस प्रकार की कोई आफत आन पड़ी होती है कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोई भयंकर बीमारी से कोई ग्रस्त होता है और परिवार का एक मुख्य कर्ता होता है या फिर उसके ऊपर इस प्रकार का कोई मुकदमा या गंभीर आरोप है तो वो अपनी भूमि को बेच कर उस में लगा देता है। तो इस प्रकार का अगर मुखिया होता है जो पूरे परिवार को चलाता है उसके ऊपर अगर कोई भी हिस्सेदार या कोई भी उसे कोर्ट के अंदर चुनौती बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इस मामले में पुत्र की ओर से यानी 1964 में अपने पिता के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने पे पिता और पुत्र दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दोनों के उत्तराधिकारियों ने इस मामले को जारी रखा। परिवार के कर्ता के ये खास अधिकार होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। कौन से खास अधिकार होते हैं? किसी भी परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष जो कर्ता कहलाता है, अगर सबसे वरिष्ठ पुरुष की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे जूनियर होता है वो यानी आप कर्ता बन जाता है और हालांकि कुछ मामलों में इसे वसीयत विल पर भी घोषित किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मामलों में जन्म सिद्ध अधिकार नहीं रह जाता है, ऐसा तब होता है जब मौजूदा कर्ता यानी कि परिवार का मुखिया अपने बाद किसी और को खुद ही
कर्ता के लिए नॉमिनेट कर देता है। ऐसे वो अपनी वसीयत कर सकता है। इसके अलावा अगर परिवार चाहे तो यानी कि सर्वसम्मति से किसी एक कर्ता यानी घोषित कर सकता है, और कई बार तो कोर्ट भी किसी हिंदू कानून के अनुसार यानी कर्ता नियुक्त करता है, लेकिन ऐसे बहुत कम मामले यानी कि होते हैं। कानून में क्या प्रावधान है इस प्रकार का, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.A. स्पेन ने इस कौल पीठ ने कहा है कि हिंदू कानून के अनुच्छेद 254 में पिता और संपत्ति के बेचने के बारे में पूरा यानी प्रावधान है। जो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई पिता यानी कोई परिवार का करता है तो वो अपनी भूमि को बेच सकता है। अब आपका रिएक्शन मुझे ये होगा कि अकरम किस कानून में ये लिखा हुआ है, तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 254 में पिता के द्वारा संपत्ति बेचने के बारे में ये प्रावधान है, और अनुच्छेद 254/2 में भी ये प्रावधान है कि कर्ता यानी परिवार का जो मुखिया होता है चल अचल पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। वो पुत्र और पौत्र के हिस्से को कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है, लेकिन ये कर्ज भी पैतृक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेकर उसकी दारू पी ली या आपने मौज मस्ती में उड़ाया। यह कर्ज किसी भी नैतिक और अवैध कार्य के लिए जारी नहीं किया पैदा नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसी अनैतिक कार्य के लिए उस भूमि को नहीं बेचा जा सकता है। किसी भी स्थिति में बेची जा सकती है पैतृक संपत्ति। यानी कि अगर परिवार का कोई मुखिया है और वो करता है तो कौन कौन से कारण होते हैं जिन कारण के आधार पर वो अपनी संपत्ति को यानी बेच सकता है। कर्ज, पैतृक कर्ज अगर उस परिवार के ऊपर है तो चुकाने के लिए प्रॉपर्टी बेच सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रॉपर्टी पर सरकारी देनदारी है तो इस स्थिति में वो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच सकता है जो परिवार का करता है। और नंबर 3, यानी कि परिवार के सदस्य के भरण पोषण के लिए वो व्यक्ति जो परिवार का करता है वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। और नंबर 4, पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए अंतिम संस्कार के लिए भी वो व्यक्ति जो परिवार का करता होता है वो उस भूमि को बेच सकता है। प्रॉपर्टी पर चल रहे मुकदमे के खर्चे को लेकर उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है परिवार के कर्ता के आधार पर। और संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ गंभीर मुकदमे से बचने के या बचाव के लिए संपत्ति को बेच सकता है। इस आधार पर परिवार का जो मुखिया होता है, कर्ता जिसे कहते हैं, वो उस भूमि को बेच सकता है। अब यहाँ पर बात करें कि अकरम भाई उसके कागज़ नहीं हैं तो कागज़ कैसे बने। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके किसी पूर्वज के नाम थी, स्वामित्व योजना के आधार पर उस प्रॉपर्टी के कागज़ बनवाए जा सकते हैं, या फिर आपके पूर्वजों की वो भूमि है, मालिकाना हक तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया। लेकिन अगर आपको फिर भी दस्तावेजों की आवश्यकता है तो आप उस प्रॉपर्टी को अपने भाई या किसी को रजिस्ट्री कर सकते हैं। रजिस्ट्री के आधार पर उस प्रॉपर्टी के यानी नए सिरे से कागज़ भी बन जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है वीडियो को ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे भी भविष्य में ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लेकर सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।